पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आजाद भारत की पहचान थे। उस दौर के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक नेहरू जब फराटेदार अंग्रेजी बोलते तो अंग्रेजों के भी पसीने छूट जाते। आजादी के बाद उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे भारत के विकास की लकीर खींची। आजादी के बाद पहला चुनाव करवाकर एक बिखरे हुए देश को दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की नींव रखी। दुनिया भर के राजनेता पंडित नेहरू से प्रभावित थे, यहां तक कि जब उनका निधन हुआ तो पाकिस्तान ने भी अपना झंडा झुका दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में नेहरू का राजनीतिक करियर डूबने की कगार पर पहुंच चुका था। 1962 के युद्ध में चीन से मिली हार ने नेहरू को सदमे में डाल दिया। उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस के नेता भी उनके खिलाफ हो गए थे और उनके जीवन के आखिरी दिनों में वो पेड़ के नीचे गुमसुम बैठे रहते थे। मगर कैसे बीते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के आखिरी दिन, कैसे किया गया था पंडित नेहरू का अंतिम संस्कार और नेहरू का वो कौन सा फैसला था जिसने चीन को इतनी ताकत दे दी कि आज वो पूरी दुनिया को धमका रहा है। आज उठाएंगे पंडित नेहरू से जुड़े इन अनसुने किस्सों से पर्दा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर काफी काम किया था। उन्होंने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। वो अपने इस पड़ोसी के साथ वैसी ही दोस्ती करना चाहते थे जैसी आज भारत और रूस के बीच है। लेकिन चीन ने भारत को धोखा देते हुए हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया, जिसकी शुरुआत हुई साल 1959 से। दरअसल उस वक्त भारत और चीन के बीच लद्दाख में आक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के इलाके को लेकर विवाद चल रहा था और चीनी सैनिक धीरे धीरे करके भारत की सरहद में घुसते जा रहे थे। लेकिन नेहरू इस समस्या को बातचीत से सुलझाना चाहते थे, इसलिए अप्रैल 1960 में उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री चौ एनलाई को भारत आने का न्योता दिया। मगर विपक्ष में भारतीय जनसंघ के नेता इस समझौते के खिलाफ रहे और चीनी प्रधानमंत्री के भारत पहुंचने से 2 दिन पहले कई हजार जनसंघ के कार्यकर्ता तख्तियां हिलाते हुए नेहरू के निवास स्थान पर पहुंच गए। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था, चीनियों भारत की भूमि छोड़ो, चीन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लेकिन नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की। इधर नेहरू की चीन नीति प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं तक को रास नहीं आ रही थी। एक बार जब नेहरू ने आक्साई चीन के नियंत्रण में चले जाने का यह कहकर बचाव किया कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतार दी और अपने गंजे सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, क्या इसे भी किसी को दे दिया जाना चाहिए। चीन के मुद्दे को लेकर नेहरू के सबसे करीबी और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन काफी कमजोर पड़ रहे थे और कांग्रेस के कई सांसद उनके खिलाफ हो गए थे, मगर नेहरू उनका बचाव करते रहे। करीब 2 साल बीते और अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। करीब 1 महीने तक भारतीय सैनिक कम हथियारों और संसाधनों के साथ चीन के साथ युद्ध लड़ते रहे। आखिरकार 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया। कहा कि वो 1 जनवरी 1959 की स्थिति तक पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि आक्साई चीन अपने कब्जे में ले लिया। नेहरू और उनके सलाहकारों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चीन धोखा देगा, लेकिन चीन ने भारत की पीठ पर खंजर घोंप दिया और युद्ध के बीच ही रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का इस्तीफा हो गया। तभी नेहरू ने कहा वो खुद रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, लेकिन युद्ध में चीन के सामने हार के लिए नेहरू को जिम्मेदार माना जाने लगा। कुछ विशेषज्ञों ने तो ये तक दावा किया कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता सबसे पहले भारत को ऑफर की गई थी, लेकिन पंडित नेहरू ने ये सीट चीन को पहले देने की बात की थी, जिसके बाद चीन सुरक्षा परिषद का सदस्य बना और आज वही चीन भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के खिलाफ बोलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो इतिहास के पन्नों में कैद है, लेकिन इन इल्जामों के सदमे से नेहरू कभी उबर नहीं पाए, जिसका असर उनकी तबीयत और बौद्धिक कौशलता पर भी पड़ा। वो थके हुए से दिखने लगे, उनके कंधे झुक गए और आंख भी सोई सोई सी दिखने लगी। उनकी चाल में जो तेजी हुआ करती थी वो लुप्त हो गई।
उनके चेहरे पर कई झुर्रियां उभर आईं और उसका तेज कम होने लगा। साल 1963 के शुरुआत में उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। कई बार वो स्टेज पर चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर की टीम उनके आसपास ही रहती थी, लेकिन उन्हें आराम से ज्यादा देश की चिंता खाए जा रही थी। हर सुबह वो अखबार खोलते, फाइलें पढ़ते और अपनी कमजोर होती आंखों से भी देश की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते। मगर नेहरू के साथ कांग्रेस की भी लोकप्रियता कम होती जा रही थी। पार्टी की कमजोर होती स्थिति को उबारने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने एक सुझाव देते हुए कहा, पार्टी के सीनियर मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करने के काम में लग जाना चाहिए, जिसके चलते जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दे दिया। कामराज समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपना पद छोड़ दिया, लेकिन पंडित नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वो देश के हर कोने की यात्रा करने लगे। दिसंबर 1963 में उन्होंने मद्रास, मदुरई, चंडीगढ़, कलकत्ता, बिहार और 2 बार बंबई का दौरा किया। मगर जनवरी 1964 में कांग्रेस की सालाना बैठक के दौरान वो स्टेज पर अचानक चक्कर खाकर गिर गए। दरअसल उन्हें स्ट्रोक आया था और उनके शरीर के बाएं हिस्से में पैरालाइसिस हो गया था। हालांकि कांग्रेस और इंदिरा गांधी नेहरू की बीमारी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब नेहरू काफी कमजोर पड़ गए थे। 22 मई को नेहरू ने पिछले 7 महीनों में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ 38 मिनट तक चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। ये उनकी सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। M.K. अकबर नेहरू जी की जीवनी में लिखते हैं, नेहरू देखने में तो ठीक लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी। ये सवाल कई बार पूछा गया, नेहरू के बाद कौन? आखिर में नेहरू को झल्लाकर कहना पड़ा, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं जा रहा। उनका जवाब सुनते ही सभी पत्रकारों ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अगले दिन 23 मई को वो कुछ दिन के आराम के लिए बेटी इंदिरा के साथ हेलीकॉप्टर से देहरादून गए। सबको लगा कि वो शायद थोड़ी ताजगी महसूस करेंगे, लेकिन जब 26 मई को दिल्ली लौटे तो फिर वही पुरानी जिद, आधी रात तक काम करना, देश की फाइलों में डूबे रहना। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नेहरू अपना आखिरी संघर्ष लड़ रहे हैं। 27 मई 1964 की सुबह 6:25 के करीब नेहरू बाथरूम से लौटे और बोले, पीठ में दर्द हो रहा है। और तभी वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उनके डॉक्टर्स बेदी को बुलाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका दिल, उनका दिमाग सब थक चुके थे। इधर इंदिरा और डॉक्टर बेदी दौड़ते हुए नेहरू के कमरे में पहुंचे। तभी उन्होंने धीमी आवाज में डॉक्टर से पूछा, मांजरा क्या है? इसके कुछ ही क्षणों बाद वो बेहोश हो गए और डॉक्टर बेदी ने उनका मुआयना किया तो पाया नेहरू की बड़ी धमनी एओर्टा फट गई है। अब क्योंकि इंदिरा और नेहरू का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए डॉक्टर बेदी ने इंदिरा के शरीर से खून निकाला ताकि वो उसे नेहरू को चढ़ा सकें, लेकिन खून चढ़ाने से पहले ही नेहरू कोमा में चले गए और 27 मई की दोपहर 1:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। 28 मई की सुबह उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। उनका पार्थिव शरीर एक खुली तोप गाड़ी पर रखा गया। उस पर तिरंगा लिपटा हुआ था और उसके चारों तरफ सेना के जवान सफेद पोशाकों में कदम ताल कर रहे थे। उनके आगे आगे तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्र सरकार के मंत्री और उनके सबसे करीबी साथी चल रहे थे और पीछे पीछे भारत की आम जनता का सैलाब, जिन्हें मैनेज करने के लिए करीब 8000 पुलिस ऑफिसर्स और 6000 आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया गया था। एक हेलीकॉप्टर ने उनकी शव यात्रा को ऊपर से पुष्प वर्षा की। शांति वन में पहुंचते इंदिरा गांधी अंतिम बार नेहरू के पार्थिव शरीर के पास गईं। उन्होंने उस पर गंगा जल छिड़का और अपने पिता के पैरों के पास चंदन की एक लकड़ी रख दी और वो वहां पर करीब 8 मिनटों तक बिना शब्द बोले खड़ी रहीं। फिर उन्होंने अपने पिता के चेहरे को अंतिम बार देखा और नीचे उतर आई, जिसके बाद 17 साल के संजय गांधी ने पंडित नेहरू के चिता को आग दी। अंतिम संस्कार के 13 दिनों बाद नेहरू की अस्थियां एक विशेष ट्रेन से संगम में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद ले जाया गया। ट्रेन ने आमतौर से 10 घंटे में पूरा होने वाले सफर को 25 घंटों में तय किया। हर स्टेशन पर रुकी जहां हजारों लोग नेहरू को अंतिम विदाई देने आए थे। संगम पर नेहरू की अस्थियों के अलावा उनकी पत्नी कमला नेहरू की अस्थियां भी साथ साथ प्रवाहित की गईं।
जहां करीब 3 साल पहले कमला नेहरू की अस्थियों को स्विट्जरलैंड से लाया गया था, वो हमेशा आनंद भवन, जेल या दिल्ली में यॉर्क रोड वाले उनके घर में जहां कहीं भी वो हों, उनकी पलंग के सिरहाने रखी रहती थी। लेकिन नेहरू की अस्थियों के साथ उनका भी विसर्जन किया गया। नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी अस्थियों का एक हिस्सा इलाहाबाद में गंगा नदी में बहाया जाए और बाकी अस्थियों को हवाई जहाज से भारत के हर राज्य में गिरा दिया जाए जहां देश के किसान मेहनत करते हैं, और भारतीय सेना के जहाज की मदद से उनकी अस्थियों को पूरे देश में बिखेरने के कार्य को अंजाम तक पहुंचाया गया। कश्मीर में इंदिरा गांधी उन अस्थियों को खुद लेकर गईं। श्रीनगर में वो एक छोटे से विमान पर चढ़ीं और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने एन शास्त्री की मदद से उन्होंने उस धरती पर वो सारी अस्थियां बिखेर दी जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था, जिसको नेहरू बहुत प्यार करते थे। इस तरह भारत के पहले प्रधानमंत्री को देश ने आंखों में आंसू के साथ विदा कर दिया। चलिए अब पंडित नेहरू से जुड़े कुछ अनसुने अनकहे किस्से जानते हैं। तो काफी कम लोग जानते हैं कि हमेशा हंसमुख रहने वाले नेहरू को जब गुस्सा आता था तो वो सभी हदें पार कर जाते थे। उनके सुरक्षा अधिकारी रह चुके KF रुस्तम अपनी किताब आई वॉज नेहरू शैडो में लिखते हैं कि 1953 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पत्नी के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें नेहरू के मशहूर गुस्से का नजारा अपनी आंखों से देखने को मिला। हुआ यूं कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां लगाई गईं, वहां मौजूद करीब 50-60 कैमरामैन मक्खियों की तरह जहाज के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, और जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सीढ़ियों से नीचे उतरे, पीछे खड़ी भीड़ भी आगे आ गई और धक्का मुक्की होने लगी, जो देखकर नेहरू का पारा चढ़ गया और उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कैमरामैन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। इस बीच किसी एक शख्स ने नेहरू के लिए कार का दरवाजा खोला तो नेहरू ने गुस्से में वो दरवाजा बंद कर दिया और पूल के एक बड़े बुके से लोगों की पिटाई करने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगे। तभी रुस्तम जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें जीप में सवार होने के लिए मनाया। नाराज नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जीप में सवार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उनकी लंबी कार जीप के पीछे पीछे बिना किसी सवारी के आई। नेहरू के इस गुस्सैल अंदाज को देखकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी दंग रह गए। रुस्तम जी आगे लिखते हैं कि जब मैंने नेहरू के साथ काम करना शुरू किया तो वो 63 साल के थे, लेकिन लगते 33 के थे। उनकी पोशाक होती थी सफेद अचकन और चूड़ीदार पजामा। वो सफेद रंग की गांधी टोपी पहनते थे जिससे उनका गंजा सर छिपा रहता था, इसलिए नेहरू की बहुत कम तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें उनका गंजा सर दिखता हो। कई जगह उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जाता। कुछ मालाओं को तो वो गले में डाल लेते थे, लेकिन बाकी मालाओं को वो हाथों में लेते थे, क्योंकि माला उतारते समय उनकी टोपी गिर जाती थी, जिससे वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके सरकारी निवास में कई पालतू पशु भी थे, जैसे कुत्ते, हिमालयन पांडा का जोड़ा, हिरन, मोर, तोते, गिलहरियां और यहां तक कि शेर के 3 बच्चे भी रहा करते थे, जिन्हें बड़े होने पर चिड़ियाघर में दे दिया गया था। वो अक्सर डिनर के लिए किसी दोस्त को इनवाइट जरूर करते थे और जब मूड में होते तो दुनिया के कई नेताओं की नकल कर अपने मेहमानों का मनोरंजन करते थे। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक फैसले को लेकर आपकी राय क्या है? क्या उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ शांति समझौता करने की कोशिश करके कोई भूल की थी या नहीं? कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही अनसुने अनकहे किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।